दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 9 से 10 कुछ ऐसी बेसिक सी बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो काफ़ी सिंपल बातें हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी हम आज के इस वीडियो में उस 9 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप फ्यूचर में स्टॉक में या तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एट द एंड हम ये भी बात करेंगे कि जब भी आप स्टॉक या तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना पैसा कब विड्रॉ करना चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर में सिंगल अर्निंग पर्सन है, यानी कि आपकी जो पूरी की पूरी फैमिली मेंबर है वो सिर्फ आपके इनकम के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने फैमिली में कितने इंपॉर्टेंट मेंबर हैं एंड आपके ऊपर कितने सारे लोग डिपेंडेंट हैं। एंड उस इनकम को अर्न करने के लिए आप या तो जॉब करते होंगे या तो बिजनेस करते होंगे, एंड जॉब और बिजनेस के पर्पज से आपको ट्रैवलिंग वगैरह भी करना पड़ता होगा। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपके लिए एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से आपका लॉस होता है, आपका कुछ फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो आपके फैमिली मेंबर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल होता है कि जो लोग अर्निंग पर्सन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उनको एक एक्सीडेंटल कवर लेना चाहिए। एंड ये जो एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ में भी ले सकते हैं या तो एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस भी अलग से आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको आपके नाम पे एंड आपके फैमिली के नाम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेस करना चाहिए। भले ही आप किसी कंपनी में जॉब करते रहेंगे और वहाँ पे आपको इंश्योरेंस में कवर किया गया होगा, लेकिन फिर भी आपको एंड आपके फैमिली मेंबर को एक साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए, क्योंकि जब आपका जॉब खत्म हो जाएगा या तो आप किसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाएंगे तो उस टाइम पे आपका जो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको आपके फैमिली के साथ में एक फैमिली फ्लोटर वाला जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है उसको परचेस करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कितने का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको तकरीबन 10 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। ये भी कोई ऐसा रूल नहीं कि आपको 10 लाख का ही परचेस करना चाहिए, आप चाहे तो 3 लाख का भी परचेस कर सकते हैं, 5 लाख का भी परचेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इनकम क्या है, आप साल का कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं एंड आप कौन से स्टेट्स में रहते हैं, ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एडवाइजेबल है कि अगर आप एक अर्निंग पर्सन है तो आपके नाम पे एक एक्सीडेंटल कवर एंड यहाँ पे आपके फैमिली के साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपके नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेस करना चाहिए। अब यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पे आपको इनकम जनरेट होता है उस प्लान से कंपेयर करते हैं कि आपने कोई एलआईसी का एंडोमेंट प्लान या तो मनी बैक प्लान ले लिया जहां पे आप 2 लाख का पॉलिसी लेंगे एंड 20 साल के बाद में आपको इतना पैसा मिलेगा, तो आपको ये वाला पॉलिसी परचेस नहीं करना है। यहां पे आपको एक प्योर टर्म प्लान परचेस करना है कि आपका एज जब 60 साल हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा, तब तक आपको लाइफ कवर मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपको एक प्योर टर्म प्लान ही परचेस करना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि आपको कम प्रीमियम में आपको ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि आपको कितने का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका आपका 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। यानी कि अगर किसी पर्सन का एनुअल इनकम 5 लाख रुपए का है तो उनको 50 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। और अगर आप एंडोमेंट या तो मनी बैक प्लान वाला 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप एक टर्म प्लान परचेस करेंगे तो आपका 7 से 10 हजार के अंदर में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवाइजेबल होता है कि आपको एक टर्म प्लान परचेस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को टर्म प्लान नहीं भी मिलता है, तो यहाँ पे आप सरल जीवन बीमा वाला टर्म प्लान भी ले सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हर एक पर्सन को जिनको नॉर्मल टर्म प्लान नहीं मिलता है उनको सरल जीवन बीमा वाला जो टर्म प्लान है वो जो कंपनी है उनको देना ही पड़ेगा। तो आप सरल जीवन बीमा वाला भी टर्म प्लान ले सकते हैं अगर आपको नॉर्मल टर्म प्लान नहीं मिलता है तो। उसके अलावा यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक इमरजेंसी फंड भी बिल्ड करना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है, तो यहाँ पे फ्यूचर में अगर आपका जॉब चले गए तो किसी भी पर्पस, किसी भी रीजंस की वजह से आपका घर का जो इनकम आ रहा था आपके जॉब से या तो बिजनेस से, वो इनकम आना बंद हो गया, तो यहाँ पे आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो उस खर्चे को मैनेज करने के लिए आपके पास में कुछ पैसा जमा होना चाहिए, उसी को इमरजेंसी फंड कहा जाता है। अब यहाँ पे कितना पैसा आपको जमा करके रखना चाहिए, तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपका जो भी घर का मंथली एक्सपेंसेस है उसका 6 गुना आपके पास में हमेशा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितना ज्यादा पैसा आप इमरजेंसी फंड में बचा के रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे आपने कोविड में देखा था कि तकरीबन लोग 1 से 2 साल तक कोई भी जॉब वगैरह नहीं किए थे। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये भी है कि आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका कम से कम 12 महीने का या तो 15 महीने का जो एनुअल इनकम है
उतना पैसा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं लोन की बात कर लूँ तो बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप्स के लोन लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोन है वो आपको कम से कम लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को होम लोन वगैरह तो लेना ही पड़ता है। और होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो तकरीबन आपको 6 से 7-8% के अराउंड में मिल जाता है। तो कभी कभी होम लोन कहा जाता है कि होम लोन एक अच्छा सौदा हो सकता है, लेकिन जो पर्सनल लोन होता है, तो जो क्रेडिट कार्ड का आप पैसा पे नहीं करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा देते हैं, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, 15%, 18%, 20%। एंड पर्सनल लोन के भी इंटरेस्ट रेट तो आपको पता ही कितना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लोन के केसेस में कहा जाता है कि आपको कम से कम ही लोन लेना चाहिए। जो पर्सनल लोन है एंड जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह आप टाइम पे नहीं करते हैं उसको पे करना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी मेंटेन होगा एंड फ्यूचर में अगर आपको पैसों वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो आपको इजीली लोन वगैरह मिल सकता है। एंड अगर अभी आप लोन लेते हैं एंड उसको टाइम पे नहीं करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी बैड हो जाएगा, उसका बैड इंपैक्ट आएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपको कितना लोन लेना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एडवाइसेबल ये होता है कि जो भी आपका मंथली इनकम है, आपके लोन का जो मंथली ईएमआई है वो आपके मंथली इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का मंथली इनकम मान के चलते हैं 30,000 रुपए का है तो उनको उतने का ही लोन लेना चाहिए कि उनका जो मंथली ईएमआई है वो 9,000 रुपए का ही आए। क्योंकि अगर आपका इनकम 30,000 रुपए का है, अगर आप उसके बाद यहाँ पे अगर आप 9,000 रुपए का ईएमआई पे करेंगे तो आपको ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका इनकम 30,000 रुपया है और आप महीने का 20,000 का ईएमआई पे करेंगे तो काफी ज्यादा बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आपको कम से कम ही लोन लेना चाहिए। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह तो आपको अवॉइड करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का जो आप बिल वगैरह पे नहीं करते हैं, ये सारी चीजों को टाइम पे करना चाहिए। एंड यहाँ पे पर्सनल लोन वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। होम लोन हो सके तो होम लोन तो हमें लेना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे कोशिश किया जाना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करना है और कम से कम ही होम लोन लेना है। तो यहाँ पे अगर आपने अपने नाम पे एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर लिया है, उसके अलावा यहाँ पे आपने अपने लिए एंड अपने फैमिली मेंबर के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेस कर लिया है, उसके अलावा यहाँ पे आपने अपने नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि प्योर टर्म प्लान है वो भी परचेस कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक इमरजेंसी फंड भी बिल्ड कर दिया है, और यहाँ पे उसके बाद अगर आपने अपना सारा लोन वगैरह भी खत्म कर दिया है तब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने गोल्स के हिसाब से। और यहाँ पे इससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप कोई होम लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो होम लोन का ईएमआई है वो तो टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है, लेकिन कभी कभार अगर आपके पास में कहीं से ज्यादा पैसा आता है तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल सकता है कि मैं उस पैसे से अपने जो होम लोन है उसका एडवांस पेमेंट कर दूं कि उस पैसे को इन्वेस्ट करूं। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर आपको 8% देना पड़ रहा है, 8%, और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके 12% अर्न कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको अगर रूल्स के हिसाब से देखने जाए तो आपको आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी एडवाइजेबल होता है कि कुछ पैसा आप चाहे तो अपने होम लोन का जो ईएमआई है उसको एडवांस में पे कर दे एंड कुछ जो पैसा है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका पर्सनल लोन है या तो कोई अदर लोन है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जो आपका लोन है उसका पेमेंट करना चाहिए। अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है अगर वो सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है लेकिन फिर भी आपको फॉलो करना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपको आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस है वो बहुत सारे ऑप्शंस है। आप चाहे तो बिगर रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस का स्कीम्स हो गया या तो जो एफडी वगैरह होता है, लेकिन वहां पे जो रिटर्न्स है वो आपको कम मिल सकता है। आप अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे रिस्क थोड़ा कम होता है लेकिन रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में काफी ठीक ठाक मिल सकता है। उसके अलावा यहां पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना होगा डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा कोई भी शेयर को परचेस करेंगे, और इनडायरेक्ट तरीका क्या है? आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में या तो इंडेक्स फंड में या तो ईटीएफ वगैरह के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एडवाइजेबल ये होता है कि जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, फॉर एग्जांपल किसी का गोल हो सकता है उनके चिल्ड्रन का एजुकेशन का फीस, किसी का गोल हो सकता है रिटायरमेंट का प्लानिंग, किसी का गोल हो सकता है कि मुझे 5 साल के बाद में कार खरीदना है, किसी का गोल ये भी हो सकता है कि मुझे 5 से 10 साल के बाद में मैं जो घर परचेस करने वाला हूं उसका जो डाउन पेमेंट है वो पैसा मुझे जमा करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी गोल है, जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, उस गोल्स के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड के अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां से ज्यादा रिटर्न्स आप अर्न कर सकते हैं। एंड यहां पे आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, आप एक बिगिनर इन्वेस्टर्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे आपके पैसे को जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं उनको काफी नॉलेज होता है, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड में या तो इंडेक्स फंड में या तो ईटीएफ में फ्यूचर में वीडियोस आने वाला है तो यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर
अगर इन्वेस्टर्स है तो उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे आपको मार्केट समझ में आने लगेगा, आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा, तब आप चाहे तो डायरेक्टली स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जब भी आप स्टॉक या तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहां से आपको आपका पैसा निकालना कब है। तो यहां पे एडवाइजेबल ये होता है कि आप जितने साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपको ऐसा मान के चलना चाहिए कि आप उससे 3 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड यहां पे आपको पता है कि आपको इतने पैसों की जरूरत है, तो फॉर एग्जांपल आप अपना दिमाग लगाएंगे कि आपको साल का अगर 10 साल के बीच में 12% का रिटर्न्स मिल जाएगा तब आपका इतना पैसा बन जाएगा। तो यहां पे आपको 10 साल तक वेट नहीं करना है। अब यहां पे आपको यह दिमाग लगाना है कि मुझे 10 साल नहीं, या तो मैं 13 साल के बाद में पैसे निकालूंगा या तो मुझे 10 साल के बाद ही पैसे चाहिए, तो यहां पे मैं 7 साल के बाद में ही पैसे निकालूंगा। क्योंकि यहां पे अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं एंड 10 साल पूरा हो जाएगा तब मैं पैसा निकालूंगा, तो हो सकता है जब आप पैसा निकालने जाएंगे उस टाइम पे हो सकता है मार्केट काफी डिप में हो, जो अभी मार्केट काफी डिप में चल रहा है, तो यहां पे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके ऊपर आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए एडवाइजेबल ये होता है कि जो भी आपका गोल है, अगर आपका 10 साल का गोल है तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मुझे 7 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट करना है एंड 7 साल के बीच में 12% का रिटर्न है, उसके हिसाब से मुझे मंथली जो SIP है वो कितना करना पड़ेगा। एंड 7 साल पूरा होने के बाद में 3 साल आपको यहां पे देखना है कि कब मार्केट काफी ज्यादा ऊपर है, ताकि जब आप अपना पैसा निकालेंगे तब यहां पे आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल सके। क्योंकि हो सकता है 10 साल में आपको पैसे की जरूरत है एंड 10 साल पूरा होने के बाद में आप पैसा निकालने जाएंगे, उस टाइम पे मार्केट डिप में होगा, तब आप कैसे पैसा निकालेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो यहां पे एडवाइजेबल ये होता है कि जितने समय के लिए भी आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपको ऐसा मान के चलना है कि आप उससे 3 साल कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहां पे जो 3 साल होगा उस टाइम पे आपको यह दिमाग लगाना है कि इस 3 साल के बीच में कब मार्केट ऊपर होगा एंड मुझे अपना पैसा निकालना है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट से आपको पैसे निकालने के बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा यहां पे लास्ट में मैं एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल भी शेयर कर दूं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करते हैं एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो आप 20 साल तक करते जाते हैं, क्योंकि आप जितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपका जो म्यूचुअल फंड का जो आप यूनिट परचेस करेंगे वो उतना ज़्यादा एवरेज होते जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क भी कम होते जाएगा। तो यहाँ पे आप हर महीने सिर्फ 2-2 हज़ार रुपया 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे एंड हम मान के चलते हैं कि 20 साल के अंदर आपको हर साल 12% पर एनम का अगर रिटर्न्स मिलता है, तो यहाँ पे 20 साल पूरा होने के बाद में आपने टोटल 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। उसके सामने में आपको टोटल 20 लाख रुपए के आसपास में मिलेंगे। हो सकता है 20 लाख से ज्यादा भी मिले एंड 20 लाख से थोड़ा बहुत कम भी मिले, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई भी चीजें गारंटेड नहीं होती है। एंड यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें एंड आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। आप कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, ये सारे फैक्टर के ऊपर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में इसके ऊपर भी वीडियोस आने वाला है। तो यहाँ पे आप जितना पैसा म्यूचुअल फंड यानी कि स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं उतना पैसा अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं। डायरेक्टली स्टॉक अगर आपको समझ में आता है तो वहां से तो और भी ज्यादा पैसा बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वहां पे और भी ज्यादा रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पे रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे एज कंपेयर टू डायरेक्टली स्टॉक मार्केट रिस्क काफी कम होता है। एंड यहाँ पे आपका जो पैसा है वो आपका जितना पैसा 100 रुपए भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत सारी अलग अलग कंपनी में लगती है। एक कंपनी बंद भी हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को तो मैनेज कर ही रहे। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आती है। उसके बाद आपको स्टॉक के ऊपर आना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।